To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट आउटलायर कैसे डिटेक्ट किया जाता है एसपीएसएस में, और फिर उसके रिमूवल्स पे भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास थ्रू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये हमारे पास एक वर्क फाइल मौजूद है। अब हम यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशंस अप्लाई करते रहेंगे और वहाँ से हम उसकी डिटेल को डिस्कस करते रहेंगे। तो देखिए, लेट सपोज ये हमारे पास एक डेटा फाइल है और ये जेंडर की हम यहाँ पर आ जाएं, इसी पे डबल क्लिक कर लें तो यहाँ पर इस विंडो पे आ जाते हैं। तो वो ये कि जेंडर में हमने देखा कि हमारे पास दो कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, मेल एंड फीमेल, 1 एंड 2। इसके अलावा कोई कैटेगरी ही नहीं है। तो किसी भी वजह से लेट सपोज कोई आउटलायर आ जाता है, और आउटलायर मींस टाइपो एरर से लेट सपोज जाता है वो 1-1 मार्क हो गया। कोई अगर 1-1 मार्क हो गया तो ये तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए आउटलायर है। और ये बात हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, कि पर्टिकुलर वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू नॉन रिप्रेजेंटेटिव होती है तो वो यूनिवेरिएट आउटलायर कहलाता है। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे हम जेंडर में एक वैल्यू है, अभी हमने खुद ऐड किया, हम इसको चेक करते हैं, पता कैसे लगेगा? थ्रू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव्स। अब इसको मैंने जेंडर सेलेक्ट कर लिया, जेंडर इधर ले लिया। अच्छा, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ करना है ओके। अब जैसे मैंने ओके किया तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 11। अब 11 देख कर ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि जेंडर तो हमारा एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, और कैटेगोरिकल वेरिएबल में दो ही कैटेगरीज है, 1 और 2। ये 11, इसका मतलब है ये टाइपो कहीं ना कहीं मौजूद है। अब आप वापस यहाँ पर आएंगे। अच्छा, ये तो हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशन की शीट है। अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम फ़ौरन पहुँच जाएंगे 51 पे, तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आउटलायर है। लेकिन अगर 10,000 ऑब्जर्वेशन हो तो हम स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये अंदाज़ा हो गया कि एक बड़ी वैल्यू इस वेरिएबल में ऐसी है जो कि आउटलायर है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको आसानी के लिए हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया, हम करेंगे सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर देखें, जैसे हाईएस्ट वैल्यू ऊपर दिखा दी, ये वाला केस हमारे पास इस वेरिएबल के लिए क्या कहलाएगा? आउटलायर कहलाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के थ्रू आउटलायर डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है जनाब? हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक इनकम का वेरिएबल है या एज का है, जो भी है, हम किसी एक को ले लेंगे। अब जैसे आप एनालाइज में गए, डिस्क्रिप्टिव्स में गए, फ्रीक्वेंसीज़ में गए, इसको मैं चेक करूँगा क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं चाहिए। आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एज को रखा, एज आपने यहाँ रखा, चार्ट में गए, हिस्टोग्राम पे मार्क किया आपने, कंटिन्यू किया, ओके किया। तो इस वक्त ये आपके पास एक हिस्टोग्राम की वैल्यू शेप आ रही है, हिस्टोग्राम की विजुअलाइजेशन हो गई। अब यहाँ पर आप एज्यूम करें कि हम एक वैल्यू एंटर कर देते हैं, लेट सपोज एज की 90। एक ओल्ड एज इंडिविजुअल हमारे सैंपल में मौजूद है। तो अब अगर हम फिर से हिस्टोग्राम बनाएंगे, देखिए हम वापस इस स्टेप से जा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ मार्क पहले से हुआ है, हमने उसको ओके कर दिया। अब जो हिस्टोग्राम आएगा, ये देखिए, ये एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे हिस्टोग्राम से बहुत दूर सी नज़र आ रही है। ये वैल्यू इट्सेल्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि मैं बाकी तमाम ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, उन सब से अलग है। तो ये हिस्टोग्राम का इस तरह आना भी आउटलायर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा क्या है यूनिवेरिएट आउटलायर के लिए? ये सब यूनिवेरिएट के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, हिस्टोग्राम है, बॉक्स प्लॉट। अच्छा, बॉक्स प्लॉट होता क्या है, थोड़ी इसकी डिस्कशन देख लेते हैं। ये देखेंगे कुछ इस शेप का आपके पास बॉक्स प्लॉट होता है। ये जो बीच में डार्क लाइन नज़र आ रही है, ये मीडियन है। ये बॉक्स के ऊपर वाली लाइन कहलाती है अपर क्वार्टाइल, ये कहलाएगी लोअर क्वार्टाइल, ये कहलाएगी मिनिमम वैल्यू, ये कहलाएगी मैक्सिमम वैल्यू।
इसको देखने का तरीका ये है कि अगर कोई केस नंबर इस अपर लाइन से ऊपर या लोअर लाइन से नीचे आए तो इसका मतलब होता है वो अपने उस ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। छोटी सी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, इसको देखें कि जब बॉक्स प्लॉट में जाते हैं तो दो तरह के आउटलायर हमें मिलते हैं। एक होता है एक्सट्रीम आउटलायर, एक होता है माइल्ड आउटलायर। माइल्ड शो होता है इससे, सर्कल से, और एक्सट्रीम आउटलायर शो होता है स्टेरिक से। अच्छा, होता क्या ये देख लें। एक्सट्रीम आउटलायर आर डेटा पॉइंट दैट आर मोर एक्सट्रीम देन Q1 माइनस 3 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसी तरह अगर ये Q3 प्लस यानी अबव साइड पे इस फार्मूले से जाए या लोअर साइड पर इस फार्मूले से आए, क्योंकि ये 3 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज है तो ये एक्सट्रीम आउटलायर है। माइल्ड आउटलायर क्या होता है कि आउटलायर तो यही होता है लेकिन उसकी रेंज देंगे 3 की जगह 1.5 है, तो ये भी अबव से हाई में इससे ऊपर होगा, लो में इससे नीचे होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो जो माइल्ड की रेंज में है वो सर्कल से शो होता है और जो एक्सट्रीम है वो स्टेरिक से शो होता है। अब इसको SPSS में अप्लाई करते हैं। देखिए, अब हम जाएंगे ग्राफ चार्ट बिल्डर। ये हम अपनी ग्राफ वाली वीडियो में देख चुके हैं कि चार्ट वगैरह कैसे डेवलप किया जाता है। अच्छा, हम यहाँ पर क्योंकि बॉक्स प्लॉट की बात कर रहे हैं तो हम बॉक्स प्लॉट पे आ गए। हमने इसको यहाँ ड्रैग कर दिया। अब देखिए, अगर हमें किसी भी वेरिएबल का आउटलायर जानना है, जैसे फॉर एग्जांपल एज है ना, एज, हम एज को पिक करेंगे। हमने एज यहाँ पे ले लिया और आप इसको ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे, ये देखें कह रहा है ये जो केस नंबर 1 है ना, पहले नंबर पे जो केस है उसकी एज बाकी तमाम ग्रुप से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इसने आउटलायर शो कर दिया। अच्छा, ये सर्कल से शो हो रहा है, इसका मतलब है ये माइल्ड आउटलायर है, एक्सट्रीम आउटलायर नहीं है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल इनकम में एक वैल्यू ऐड कर दूँ 3000, इनकम को भी चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ पर गए, चार्ट बिल्डर में गए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इनकम को ले आता हूँ। यहाँ पर अब इनकम आ गई। अब मैंने इसको कर दिया ओके। जब मैंने इसको ओके किया तो अब यहाँ पे भी देखें 3000 पहले नंबर पे था और ये बाकी तमाम इनकम देखें 3 फिगर्स की है, वो वाइट 4 फिगर की है और 3000 है। तो उसको भी आप देख सकते हैं कि केस नंबर 1 को इसने आउटलायर शो किया और इस वक्त जो आउटलायर शो हो रहा है वो स्टेरिक से शो हो रहा है, यानी इनकम के केस में ये एक्सट्रीम आउटलायर है, एज के केस में वो माइल्ड था। अच्छा, जो चार्ट बिल्डर है बड़ा अच्छा एक ऑप्शन हमें ये भी देता है कि हमने ये तो पता कर लिया कि इनकम के हवाले से कौन आउटलायर है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इनकम वाला आउटलायर है ये मेल है या फीमेल है। इसके लिए देखें, मैं यहाँ पर पहले ही जाके ये जो 11 की वैल्यू इसको करेक्ट कर देते हैं ताकि वो हमें सही आंसर बताए। जैसे मैंने इसको 1 कह दिया, 1 मीन्स मेल है। अब देखते हैं क्या वो सही बता रहा है। तो हम वापस यहाँ पर आए और यहाँ हमने इसको जेंडर को कर लिया। अब उसी इनकम को ये जेंडर वाइज स्प्लिट करके बताएगा कि आउटलायर है या नहीं, और है तो किस में है। ये देखें, मेल 1 से शो होता है और पहली इसने देखा है स्टेरिक। इसका मतलब फीमेल में कोई आउटलायर मौजूद नहीं है रिस्पेक्ट टू इनकम, जबकि मेल में एक आउटलायर मौजूद है और वो हमने खुद ही ऐड किया। तो इस तरीके से हम यूनिवेरिएट आउटलायर डिटेक्ट करते चले जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जी स्कोर। जी स्कोर बेसिकली करता ये है कि वैल्यूज़ को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कर देता है। अब इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको समझते हैं फिर आगे बात करते हैं। A z-score is a measure of how many standard deviation a data point is away from the mean. अब पहले इसको समझते हैं। जी स्कोर का फार्मूला क्या, जैसे x कोई वेरिएबल है और जी स्कोर का फार्मूला बनेगा x माइनस मीन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, x वैल्यू को शो कर रहा है, x बार उसके मीन को शो कर रहा है, एस डी एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा है। यानी जी स्कोर के फार्मूले में ऊपर है मीन डेविएशन और नीचे है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखें,
बेसिकली इसकी एक इंटरप्रिटेशन को समझें। जैसे अगर लिखा हुआ है 16/2 ये 8 के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ नीचे वाली चीज़ अगर 8 टाइम रखूँगा तो ऊपर वाले का नंबर आएगा, यानी ऊपर वाले के बराबर आएगी। यानी ऊपर वाली चीज़ नीचे वाले के कितने टाइम है वो इसका आंसर बताता है। इसका जैसे 6/3 आंसर आ गया 2, यानी ऊपर वाली चीज़ नीचे वाले की डबल है, 2 टाइम है। यहाँ ऊपर वाली चीज़ नीचे वाले की 8 टाइम है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर z स्कोर की वैल्यू फॉर एग्जांपल आ जाती है 4, अगर z स्कोर की वैल्यू आ जाती है 4, इसका मतलब है मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन की 4 टाइम है। मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन के 4 टाइम है, यानी वैल्यू अपने मीन से इतना दूर है जितना आप स्टैंडर्ड डेविएशन को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब आगे इसकी यानी ये बात हमें समझ में आ गई कि जी स्कोर जो स्टैंडर्डाइज वैल्यू को शो कर रहा है वो बेसिकली बता ये रहा है इसका आंसर कि आपका वैल्यू यानी मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन के कितने टाइम है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी जी स्कोर ऑफ 3 और मोर इज़ कंसिडर्ड एन आउटलायर, यानी इसकी वैल्यू अगर 3 या इससे ज़्यादा है, यानी आप ये कह रहे हैं कि वैल्यू अपने मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी ज़्यादा दूर है, तो हम उसका आउटलायर कंसिडर करेंगे। क्यों? दिस इज़ बिकॉज अ स्कोर ऑफ 3 और हायर falls outside of the range of approximately 99.7% of the data। हम डिस्ट्रीब्यूशन में ये बात देख चुके हैं कि अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक चले जाते हैं तो 99.7% डेटा कवर हो जाता है, और अगर इस जी स्कोर की वैल्यू 3 से भी ज़्यादा आ रही है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी ज़्यादा आ रही है, इसका आंसर 3 से भी ज़्यादा आ रहा है, तो उसका मतलब वो वैल्यू पूरे डेटा के 99.7% से भी आगे की कोई चीज़ है, बहुत ही मिनिमम यानी 0.3% रह गया, तो उसमें जब कोई इतनी मिनिमम परसेंटेज में आ गया तो वो डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो क्या कहलाएगा, वो आउटलायर कहलाएगा। तो अब हम इस जेड स्कोर को अप्लाई करते हैं SPSS में। अच्छा, अब देखें ये सब हमने देख चुके हैं, इनकम में भी आउटलायर है, एज में भी आउटलायर है, जेंडर में पहले रखा था हमने, अभी हमने हटाया क्योंकि हमने इसको कंपेयर करना था बॉक्स प्लॉट में। अब देखिए हम जेड स्कोर में जाते हैं। जेड स्कोर में जाने के लिए क्या काम करेंगे, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव, उसको रीसेट करें। फॉर एग्जांपल आप इनकम को ले लें और आप जैसे हमने एज में किया हुआ है ना, हम एज को ले लें। इन दोनों को हमने लिया और हमने यहाँ पर कह दिया सेव स्टैंडर्डाइज वैल्यू एज ए वेरिएबल। स्टैंडर्डाइज वैल्यू को मतलब ये जी स्कोर को सेव करेगा। आपने उसको कर दिया ओके। जैसे ही आपने उसको ओके किया, वैल्यूज़ कुछ भी हों, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ गया, जेड इनकम और जेड एज। अच्छा, अब यहाँ वैल्यू फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकती थी, ये बीच में भी कोई वैल्यू ऐसी हो सकती थी, तो हमने इसको क्या काम किया, जैसे हमने डिसेंडिंग में सेट कर दिया। डिसेंडिंग में सेट कर दिया तो हमें नज़र आ गया कि जो पहला वाला केस है ये रिस्पोंडेंट है, इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा है, इसका मतलब है ये आउटलायर हो गया। और क्योंकि हमने एज के रिस्पेक्ट से भी किया है और हमने केस ही ऐसा बनाया हुआ है कि उसकी एज भी हमने ज़्यादा रखी है, तो देखें इसका जेड स्कोर भी हमें 3 से ज़्यादा नज़र आ रहा है। अच्छा, कोई और हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है कि नहीं, अभी तो हम स्क्रॉल कर सकते हैं, छोटी वैल्यू है, लेकिन अगर नीचे की वैल्यू को देखना है तो असेंडिंग में कर दें उसको। इनकम में तो कोई और आउटलायर नहीं है, इसी तरह इसको भी असेंडिंग में कर दें, तो यहाँ पे भी कोई और आउटलायर नहीं है। इसका मतलब है ये वाला जो रिस्पोंडेंट है, ये रिस्पोंडेंट इनकम के लिहाज और एज के लिहाज से दोनों के हिसाब से कैसा है, आउटलायर है। अच्छा, अब एक बात हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं लास्ट लेक्चर की, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम वैल्यूज़ को देखेंगे तो वो कहलाएगा यूनिवेरिएट आउटलायर, वो केस। और अगर ऐसा हो कि कोई एक केस एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में एक्सट्रीम वैल्यू शो कर रहा है तो वो केस कहलाता है मल्टी वेरिएट आउटलायर। जैसे हमारे केस में मौजूद है दिस 151, इनकम में भी ज़्यादा है और एज में भी ज़्यादा है, इसका मतलब मल्टी वेरिएट आउटलायर ये केस बन सकता है। अब इसके लिए कौन सा टेस्ट है इसको देखते हैं। हमें से महाला नोबिस डिस्टेंस टेस्ट फॉर मल्टीवेरिएट आउटलायर, इसके कुछ स्टेप्स हैं,
पहले स्टेप में हम महालनोबिस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर लेस देन 0.001 आ जाए तो वो शो करेगी कि वो केस क्या है, मल्टीवेरिएट आउटलायर का केस है। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे देखें। सबसे पहले तो आप जाएं महालनोबिस डिस्टेंस कैलकुलेट करने। याद रखिएगा महालनोबिस कैलकुलेट होता है थ्रू रिग्रेशन, एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रिग्रेशन उसी वक्त रन होगा जब यहाँ पर कुछ डिपेंडेंट और कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, अदरवाइज़ ये बटन ही ऑन नहीं होगा। अब हमारा कोई ऑब्जेक्टिव डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का नहीं है, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है महालनोबिस को एस्टिमेट करना। अब उसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसे वेरिएबल को डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या काम करते हैं, आपका ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल। इसके लिए आप यहाँ पे नाम रखें केस नंबर। यहाँ पर आपने केस नंबर लिखा, ऑल में आए, यहाँ देखें केस नंबर की वो मौजूद है। इसको सेलेक्ट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और जस्ट कर देंगे आप ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे ना, डेटा शीट में देखें केस नंबर की एक सीरीज आ, ये बिल्कुल वही है जो यहाँ लिखी हुई है 1 2 3 4। ये सिर्फ एक केस नंबर की एक सीरीज़ हमने बनाई ताकि हम रिग्रेशन में डिपेंडेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। तो एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर, तो CN को हमने रखा डिपेंडेंट, और ये दोनों वेरिएबल जिनमें हमने आउटलायर को कंसिडर किया था, हम एज को और इनको यहाँ कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, फिर हमने क्या काम करना है, यहाँ जाना है सेव के ऑप्शन में, और सेव के ऑप्शन में देखिए महालनोबिस मौजूद है। आपने उसको टिक किया, कंटिन्यू किया, आप ओके करें। कोई भी रिज़ल्ट आ जाए, हमें किसी भी रिज़ल्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम यहाँ पर आएंगे, महालनोबिस यहाँ पर एस्टिमेट हो गया। ये तो था पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है, महालनोबिस की प्रोबेबिलिटी को पता करना। इसके लिए हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, इसको आप रीसेट करें। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे हमने नाम रखा MAH_P, ये महालनोबिस की प्रोबेबिलिटी। इसके लिए करेंगे क्या, ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें नीचे आकर CDF काई स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे। इसको किया, नीचे काई स्क्वायर को किया, इस एरो से ऊपर लेके गए। अब जो पहला क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह आप लेंगे महालनोबिस डिस्टेंस को, और दूसरा जो क्वेश्चन मार्क है, ये आप वो तादाद बताएंगे आप कितने वेरिएबल में महालनोबिस चेक करने जा रहे हैं। जैसे हमने 2 सेलेक्ट किया, इनकम और एज, तो यहाँ हमने लिख दिया 2। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, हमने एक काम और करना है, हमने यहाँ पे लिखना है 1 माइनस। अब वो प्रोबेबिलिटी शो करेगा जिसके बारे में हमने उस ड्राफ्ट में देखा था कि जिसकी वैल्यू 0.001 से कम होगी तो वो केस क्या कहलाएगा, आउटलायर कहलाएगा। तो हमने उसको कर दिया ओके। जैसे ही हमने उसको ओके किया, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2 डिजिट पर है, और आपको पता है कि 0.001 से कंपेयर करना है तो उसका डेसिमल ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं उसको डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पर आ गया। मैंने कहा कि डेसिमल बढ़ा दो, 4 कर दो उसको, ठीक है। और फिर मैंने इसको वापस क्लिक किया, ये तो मैं यहाँ पर आ गया वापस। अब ये वैल्यू देखें 4 डिजिट में आ गई। अभी तो मुझे कोई आउटलाइन नज़र आ नहीं रहा। मैं काम करता हूँ, मैं राइट क्लिक किया, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। अब ये जो पहला वाला केस है, इसकी वैल्यू आप देखें 0.001 से कम है। हमने जो यहाँ डिस्कस किया था लेस देन 0.001, तो ये कम है, और ये मल्टीवेरिएट आउटलायर को शो कर रहा है। यानी ये वो केस है जो एक से ज़्यादा वेरिएबल में एक्सट्रीम वैल्यूज रख रहा है, जैसे इनकम, जैसे एज। तो ये आपके पास आ गया मल्टीवेरिएट आउटलायर। और बाकी सारी वैल्यू देखें 0.001 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी में मल्टीवेरिएट आउटलायर एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो वो सारे डिटेक्शन मेथड थे यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट आउटलायर के। अब देखें इनसे डील कैसे करना है। अगर
लेजिटिमेट आउटलायर है जो हमने पहले लेक्चर में भी देखा था, तो उसको छोड़ भी सकते हैं या नॉन पैरामेट्रिक पे चले जाएं, यानी जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू नहीं करती। दूसरा, अगर डेटा एंट्री में प्रॉब्लम आई है तो आप उसको करेक्ट कर दें, जिस तरह भी हमने ए उसमें किया था जेंडर में कि 1 1 मार्क कर दिया था बाय मिस्टेक, फिर उसको सही कर दिया। विंसोराइजिंग का प्रोसेस हम देख चुके हैं कि अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है तो उस मैक्सिमम वैल्यू को, एक्सट्रीम वैल्यू को उस मैक्सिमम वैल्यू पे ले आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास 3000 है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो अगर मैं एज्यूम करूँ, निकाल सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, अगर एक चीज़ हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू अभी निकालते हैं, अभी उससे अंदाज़ा हो जाएगा। चौथा क्या है कि अगर मल्टीवेरिएट आउटलायर है तो उसको डिलीट कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये देखेंगे डिलीट कैसे करेंगे। केस को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्लियर। जब आप इसको क्लियर कर देंगे ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आउटलायर आपने डिलीट कर दिया। अभी हम इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसकी वैल्यू को मिसिंग कर रहे हैं। मिसिंग वैल्यू से फ़ायदा क्या होगा, ये 3000 है, हमें याद है। हम जाएंगे एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव में और हम इनकम को ले लेंगे। इनकम को लेकर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी 987। तो 987 का मतलब ये होगा, विंसोराइजिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि जो सबसे एक्सट्रीम वैल्यू थी ना, हम उसको उठाकर 987 पे ले आएंगे। दिस इज़ कॉल्ड विंसोराइजिंग ऑफ द सीरीज़। तो ये आपके पास डेटा अलाइन हो गया, इसमें से आउटलायर ख़त्म हो गया। तो ये तो था आपके पास आउटलायर की डिटेक्शन और रिमूवल थ्रू SPSS। तो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।